Hello everyone, very warm welcome to all of you in this session of Environment and Ecology. Environment और Ecology के सेशन में हम लोग वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो 4 अक्टूबर के दिन पूछे जा सकते हैं। इसमें मैंने कुछ विशेष टॉपिक्स को आपके रिवीजन के लिए चुना है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग ओजोन डिप्लीशन से संबंधित जो तथ्य हैं वो आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ इन डिटेल इसकी चर्चा करूंगा ताकि इससे कोई प्रश्न अगर बनता है तो आप उसे कर पाएँ। मेरा प्रयास रहेगा कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के जो मेजर क्वेश्चन होते हैं वो या तो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से पूछे जाते हैं या फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से पूछे जाते हैं। इन दोनों सेक्शन को मैं आपको एग्जाम से पहले आपके बीच में लाने का प्रयास करूंगा। काफ़ी बातें हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में की थी और आपको मैंने ये भी बताया था कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, आपको मैं बता चुका हूँ। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं ये भी आप जान चुके हैं। ग्रीन हाउस गैस के इमिशन के कारण आने वाले समय में ऐसी समस्या हो सकती है या कह लीजिए होने वाली है, जिससे कि समस्त पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। औसत तापमान पूरी पृथ्वी का बच्चों 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पृथ्वी को न तो ज़्यादा गर्म न तो ज़्यादा ठंडा रहने देता है, जिससे हम और आप इस पृथ्वी पर रह पाते हैं। और ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पृथ्वी का औसत तापमान है, एवरेज टेम्परेचर याद रखिएगा, औसत तापमान। अगर ये तापमान औसत तापमान बढ़ता है 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक बढ़ने की संभावना है, उस स्थिति में जो स्थितियां पैदा होंगी उसे हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के रूप में जानते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो आइए चलिए इसको समझते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। और हमने आपको बताया भी है ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में कौन कौन सी गैस, जो 6 गैस हुई हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये औसत तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक बढ़ जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी वो हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में देखते हैं बच्चों। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं इसको मैं आपको बता दूं। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, मीथेन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, परफ्लोरोकार्बन है, PFCs कहते हैं, और हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन है। ये 6 गैस जो हैं बच्चों, इनको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। यद्यपि वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी पे तापमान को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, इसलिए इसको पोल्यूटेंट के रूप में नहीं गिना जाता। कार्बन डाइऑक्साइड 60% का ग्रीन हाउस इंपैक्ट क्रिएट करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड 6% और CH4 20% का ग्रीन हाउस इमिशन कॉज करता है बच्चों। और ये जो हैं ये ट्रेस में कॉज करते हैं, लेकिन दे आर वेरी वेरी पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस। अगर इनका ये बहुत ट्रेस में प्रोड्यूस होते हैं, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये हैवोक क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए इन 6 गैस को घटाने की बात कही गई थी। आइए देखते हैं, क्रमशः देखते जाएं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कहाँ से होती है? CO2 आप सबको पता है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग से होता है। ये फॉसिल फ्यूल आप जला दीजिए, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। फॉसिल फ्यूल का मतलब आपको पता ही है, कोल, गैस, पेट्रोलियम, यू आर गोइंग टू हैव फॉसिल फ्यूल बर्निंग, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलेगी बच्चों। मीथेन आप सबको पता है, मीथेन एग्रीकल्चर से निकल सकती है। रूमिनेटिंग एनिमल जो होते हैं, जुगाली करने वाले जानवर जो होते हैं, उनसे ये निकलती है। किसी मार्श लैंड से निकल सकती है, दलदल भूमि से निकल सकती है, तो मीथेन यहाँ से निकलती है बच्चों। ठीक है, एग्रीकल्चर को हम मानते हैं एक बड़ा सोर्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहाँ से निकलते हैं? ज़्यादातर नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, मोस्टली दे आर कमिंग फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं। ठीक है बच्चों, जो भी फॉसिल फ्यूल बर्निंग ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में होता है वहाँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। फार्मूला 1 रेसिंग में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोपेलेंट के रूप में ये यूज़ किया जाता है स्पीड बढ़ाने के लिए। उसके बाद है बच्चों इम्पॉर्टेंट
सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसको ध्यान से देखिएगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये कहाँ कहाँ से निकलता है? ये मैन मेड होता है, ये नेचुरल नहीं है, याद रखिएगा। इट इज़ नॉट नेचुरल, क्या पता यही सेंटेंस दे दे। इट इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ मैन मेड। जहाँ कहीं भी मैग्नीशियम की स्मेल्टिंग हो रही होगी, जहाँ मैग्नीशियम बनाया जा रहा होगा, निकाला जा रहा होगा, वहाँ पे ये निकलता है बच्चों, मैग्नीशियम स्मेल्टिंग। जहाँ कहीं भी स्मेल्टिंग हो रही होगी मैग्नीशियम की, वहाँ ये निकलता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स बन रहे होंगे, वहाँ पे आपको सल्फर हेक्साफ्लोराइड निकलता है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट्स पोटेंशियल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। अभी इसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कितना खतरनाक अपराधी है। इसके बाद है बच्चों पर फ्लोरोकार्बन। पर फ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन में HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आते हैं, या फिर HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं। ठीक है, परफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसमें जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है बच्चों, ये थोड़ा सा ये भी है, बदमाश है, लेकिन ये इसको जो है हम लोग जो है एक बदमाश होते हैं ना जो बहुत सीधे साधे होते हैं, सीधे साधे बदमाश, सीधा साधा, HFC इसको मानते हैं। क्यों मानते हैं अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, बाकी सब छटे हुए बदमाश हैं, चाहे सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इनके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की। ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड करता है, लेकिन अगर हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करें तो मामला कुछ और होता है बच्चों। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, यहाँ से आपको MCQs टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा मैं इसको इलेबोरेट करना चाहूँगा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एक माने तो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में बाकी कितना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखते हैं? तो इसमें है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये रखता है 320 टाइम्स मोर पोटेंशियल देन कार्बन डाइऑक्साइड। 320 टाइम ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जस्ट इमेजिन। इसके बाद अगर हम मीथेन की बात करें तो CH4 भी अधिक है, ये है 21 टाइम्स मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरे नंबर पे, तीसरा नंबर नहीं है ये तो वेरी करेगा, मतलब CH4। थर्ड पॉइंट आप लिख लीजिए। थर्ड पे अगर हम लोग बात करें पर फ्लोरोकार्बन की, फ्लोरोकार्बन की, पर फ्लोरोकार्बन में प्यारे बच्चों दो चीज़ें हैं। एक तो है HCFC, इसका नाम है हाइड्रो फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ लिखते हैं, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है बच्चों? HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका जो पोटेंशियल है वो है 10,000 टाइम्स मोर, जस्ट इमेजिन 10,000 टाइम्स मोर। लेकिन इसी का जो भाई है बच्चों हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs, इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 100 से लेकर के 1300 टाइम्स तक है। नोट करिएगा इसको, इसीलिए इसको मॉडरेट बदमाश कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं कॉज करता
और इसकी एक खास बात ये है बच्चों कि इससे निकलता है फ्लोरीन फ्री रेडिकल, और फ्लोरीन फ्री रेडिकल जो होता है वो ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाता। ओजोन, अभी इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये हुई 100 से 1300 गुना ज़्यादा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और टॉप करता है लिस्ट वो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से 23,000 गुना अधिक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखता है। 23,000 गुना हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अच्छी बात है कि इनका जो प्रोडक्शन है बहुत कम है, अदरवाइज ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से करता है। SF6, सो इट हैज़ द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो टॉप किसने किया? SF6 ने किया। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को मॉडरेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मॉडरेट ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, 100 से 1300 टाइम्स ही कर रहा है। साथ ही साथ ये एक अल्टरनेटिव है बच्चों, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आप सभी परिचित हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए था। और आप सबको पता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन से थे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, HCFCs, HBrCs, हाइड्रोब्रोमोकार्बन। ये सारे के सारे क्या थे बच्चों? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस थे। कहाँ यूज हो रहे थे? AC में, रेफ्रिजरेटर में। इन सबको बैन कर दिया गया। इन सबको बैन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया, याद रखिएगा। तो आखिर AC रेफ्रिजरेटर उसके बाद भी चले थे। AC रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को क्या किया गया? परमिट किया गया, लीगल किया गया कि ठीक है आप ये सब नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं यूज करेंगे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज कर सकते हैं। इट वाज परमिटेड इन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कि इसको हम यूज कर सकते हैं AC रेफ्रिजरेटर या जहां कहीं भी ये यूज हो रहे थे, फ्यूमिगेटिंग एजेंट में, फायर एक्सटिंग्विशर में, वहां हम इसको यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज a moderate global warming gas but very helpful in curbing ozone depletion, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इट वॉज परमिटेड इन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, दीज आर द गैसेज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ओजोन डेप्लीशन एज वेल एज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है बच्चों, तो ये तो रही बात गैसेस की। अब अगर हम लोग बात कर लें ज़रा कि व्हाट आर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कौन कौन से इफेक्ट हैं, और वो इफेक्ट जो है इंडिया स्पेसिफिक और रीजन स्पेसिफिक इफेक्ट को हम लोग अलग अलग करके देखें, क्योंकि वहाँ से सेंटेंस के रूप में आपसे आता है और आप परेशान हो सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट्स। प्यारे बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स को हम दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक है पॉजिटिव इम्पैक्ट। आपने पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं सुना होगा, पहली बार देख रहे हैं, या हो सकता है सुना हो। देयर आर सर्टेन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यस इंडीड, एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव वाले आप खूब पढ़े होंगे, तो क्यों ना आज पहले पॉजिटिव वाले इम्पैक्ट्स पढ़े जाएं। प्यारे बच्चों, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोक लेते हैं तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे। क्या होंगे, कैसे होंगे, इसको थोड़ा सा आप मुझे समय दीजिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थोड़े बेसिक साइंस की चीज़ें होंगी, तो घबराइएगा मत, बस जुड़े रहिएगा। आइए चलिए बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में। पहला जो इम्पैक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन। प्यारे बच्चों, अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड
का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इनिशियली कितना बढ़ता है, इतना बढ़े कि टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही वो बढ़ाए, इससे ज़्यादा नहीं, यानी कंसंट्रेशन इतना ना बढ़े कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो कंसंट्रेशन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता है तो इनिशियली फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है। फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कर जाती है। प्यारे बच्चों, यहाँ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है, अगर उतना ही बढ़ता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज। और प्लांट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं C3 प्लांट और एक होता है C4 प्लांट। बॉटनी वाले जानते होंगे, C3 प्लांट उनको कहते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस का पहला जो स्टेबल उत्पाद होता है वो 3 कार्बन का बना होता है, और C4 प्लांट उन्हें कहते हैं जिनमें पहला उत्पाद 4 कार्बन का बना होता है। तो इसको चूंकि नहीं पढ़ना है, साइंस की चीज़ है, तो इसको यहाँ रोक लीजिए। बस आप ये जानिए कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको C3 प्लांट कहा जाता है और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको C4 प्लांट कहा जाता है। ठीक है, बस इतना समझिएगा। यहाँ आप जान लीजिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इतना बढ़े कि तापमान जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़े, उस स्थिति में जो C3 प्लांट हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 30% तक बढ़ जाएगी। और जितने भी ग्रेन हैं, पल्सेस हैं, वो सारे के सारे C3 प्लांट्स हैं। जितने भी ग्रेन, पल्सेस, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, अरहर, तूर, चना, मूंग, मसूर, चावल, गेहूं, सारे के सारे क्या हैं ये? दीज ऑल आर C3 प्लांट। एंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज्ड, photosynthesis will be increased and their productivity will be increased 30% productivity। से फॉर एग्जाम्पल, इसी खेत से आप 100 किलोग्राम अनाज प्राप्त कर रहे थे, इसी खेत से आप 130 किलोग्राम अनाज प्राप्त करेंगे। दिस इज अ ह्यूज प्रोडक्शन। यह है कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इम्पैक्ट, जो कि C3 प्लांट में 30% का इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग मॉडरेट हुई तो, मॉडरेट का मतलब जो एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री से 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, तो जिसका नज़दीक भविष्य में ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग गैसेस निकल रही हैं। 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने की उम्मीद है। मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी है बच्चों, आइए यहाँ पे पहले इसको पूरा कर ले, फिर हम लोग ओजोन डिप्लेशन पे चलेंगे। यूएसए में एक ऑब्जर्वेटरी है मौना लोआ। मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी का ऑब्जर्वेशन है कि 2100 तक, सन 2100 तक, यानी अभी 2020 चल रहा है, आज से लगभग 80 साल के बाद, तब तक हम लोग तो फाइनल कर लिए होंगे अपनी जर्नी, बाकी आप लोग रहेंगे। 2020 से 80 साल के बाद मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी का कहना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 500 ppm से लेकर के 900 ppm तक CO2 का प्रोडक्शन हो जाएगा, जिसके कारण 21वीं सदी के अंत तक जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। और अगर ये इसके लोअर लिमिट पे रहा तो 4 डिग्री, और हायर लिमिट पे गया तो मोर देन 4 डिग्री। ठीक है, यानी जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसकी उम्मीद है 3 to 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं कहीं ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो कोई गलत बात नहीं है, हर आदमी का अपना परसेप्शन है, रीडिंग्स हैं उसको लिख देते हैं। तो 3 to 4.8 डिग्री तो पक्की बात है कि इतना बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर हम मिटिगेशन मेजर्स अपनाते हैं। तो वर्तमान समय में अगर आप समझें तो इस समय लगभग 50 गीगाटन का कार्बन इमिशन हम कर रहे हैं।
ये सारे डेटा आपके पास होने चाहिए, आपको बहुत काम आने वाले हैं अगर आपने मेंस में कोई आंसर ऐसा आ गया लिखने के लिए। कार्बन इमिशन 50 गीगाटन कार्बन इमिशन अभी चल रहा है, दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन। और अगर हम चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले, यानी 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़े, तो वी हैव टू रिड्यूस 41 गीगाटन इमीडिएटली। 41 गीगाटन हमें रिड्यूस करना होगा आज जो है उसका। आप जस्ट इमेजिन ये कितना बड़ा और इम्पॉसिबल सा दिखने वाला टास्क है, और ऐसा नहीं करते हैं तो वी डू नॉट हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। पॉजिटिव इम्पैक्ट में अभी हमने देखा 30% राइज इन प्रोडक्टिविटी। और भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है बच्चों, जब फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है। दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लीजिए ग्लोबल वार्मिंग का, फिर हम लोग नेगेटिव पे चलेंगे। फोटोसिंथेसिस जब बढ़ेगी तो ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, और ग्लूकोज जब ज्यादा बनेगा तो पौधों के पास ग्लूकोज ज्यादा होगा यूज करने के लिए। पौधों की पत्तियों में छिद्र होते हैं बच्चों, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। पौधों की पत्तियां होती हैं, उनमें छिद्र होते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम जान लीजिए, 2 काम करता है स्टोमेटा, ये छिद्र। पहला तो करता है गैसियस एक्सचेंज, जनरल साइंस में इसको हम लोग पढ़ते हैं गैसियस एक्सचेंज। और दूसरा काम करता है प्यारे बच्चों ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है, आपने भी महसूस किया होगा, जब पौधे अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो वहाँ से पानी निकालते हैं, और वो पानी इवेपोरेट होकर वायुमंडल में जाता है। इसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जो पौधे की एक नेसेसरी इविल है। इट इज कॉल्ड एज नेसेसरी इविल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेसेसरी इविल? बुराई है क्योंकि वाटर लॉस है, इसलिए ये इविल है। वाटर लॉस है इसलिए ये इविल है, लेकिन नेसेसरी क्यों है? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पौधे को अपना मेंटेन करना है। ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसको क्लियर करते हुए हम लोग चलें। अभी फोटोसिंथेसिस बढ़ाया है केवल, बॉडी टेम्परेचर पौधे का मेंटेन करना है, इसलिए क्या करता है, ये वाटर लॉस करता है, और इवेपोरेशन जहाँ कहीं भी होगा वहाँ पे तापमान कम हो जाता है। ऐसा आपने फील किया है, आप करके देख लीजिए। अपने पानी पे, अपने हाथ पे पानी डालिए और उस पर फूंक मारिए, वो इवेपोरेट होगा, एंड देन यू विल फील कूलिंग सेंसेशन देयर। वाई? बिकॉज इवेपोरेशन जब होता है तो आसपास की जो ऊष्मा होती है, हीट, वो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन में यूज़ हो जाती है। तो वो जो पानी यहाँ से उठ रहा होता है, वो पानी लेटेंट हीट को ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और आसपास ठंडक दे देता है। और इसी ठंड के कारण, ट्रांसपिरेशन के कारण, पौधे अपने बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा करते हैं और सन बर्न से बचते हैं। ठीक है बच्चों, सन बर्न या सन की ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि आप सबको पता है अगर बॉडी टेम्परेचर अधिक हो गया तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी वहीं सीज हो जाएगी। अब ज़रा सुनिएगा, ये तो बात थी स्टोमेटा के काम की। अब क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होने लगती है तो इस स्टोमेटा का जो कंडक्टेंस है वो रिड्यूस हो जाता है। अब आप कहोगे ये सर क्या नाम ले लिया आपने? ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा बनी होती हैं गार्ड सेल से, जो बीन शेप होती हैं। ये गार्ड सेल जब इनमें पानी भरा होता है तो ये फूल जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, और जब स्वेल होती हैं बच्चों तब स्टोमेटा खुल जाता है। टर्जिड गार्ड सेल, दीज आर सब्सिडियरी सेल एंड दे आर गार्ड सेल। ठीक है, दे आर बीन शेप गार्ड सेल। इसमें जब पानी भर जाता है तो ये सेल स्वेल हो जाती हैं, स्टोमेटा खुल जाता है। ठीक है, और जब इसमें पानी निकल जाता है तो ये पचक जाती हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। या कुछ उल्टा है, मैं उल्टा हो सकता है बोल गया हूं, बस अभी समझ में आ जाएगा। जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज ज़्यादा बना क्योंकि 30% ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो गई, तो ये फोटोसिंथेट आ जाएगा, इसमें इकट्ठा हो जाएगा। और जब इसमें इकट्ठा हो जाता है फोटोसिंथेट तो इसमें पानी एक्स्ट्रा आके भर जाता है। ठीक है, जैसे ही पानी इसमें आके एक्स्ट्रा भरेगा बच्चों, ये सेल टर्जिड हो जाएगी। मैं उल्टा बोल गया था, अब सही कर लीजिए। सेल स्वेल कर जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, और सेल के स्वेल होने से
स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब आप नटशेल में इसको समझ लें कि क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्यों हुआ, फोटोसिंथेसिस बढ़ गई इसलिए क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हुआ। फोटोसिंथेसिस बढ़ने से स्टोमेटा क्लोज हुआ, यानी स्टोमेटा क्लोज हुआ इसका मतलब वाटर लॉस कम होगा। वाटर लॉस कम होने का मतलब है कि जो पौधा है अब वो ड्राउट रेसिस्टेंट हो गया, यानी पौधे में एक गुण आ गया कि वो सूखा रोधी हो गया, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट क्वालिटी उसकी बढ़ गई। साथ ही साथ चूंकि ग्लूकोज ज्यादा बना है तो ग्लूकोज रूट सिस्टम को भी दिया जाएगा, रूट को भी 30% ज्यादा ग्लूकोज मिलेगा, सबको 30% ज्यादा ग्लूकोज मिलेगा, रूट को भी 30% ज्यादा ग्लूकोज मिलेगा, तो रूट सिस्टम और रोबस्ट होगा। रोबस्ट रूट सिस्टम और भी स्ट्रांग होगा और गहराई तक जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस के बढ़ने का, रूट खूब अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, पानी लेके आ रहे हैं बाहर, पौधे में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, अल्टीमेटली ये प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है और साथ ही साथ पौधे को ड्राउट रेसिस्टेंट भी बना देता है। लेकिन कब तक? जब तक कि इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े कि उससे 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़े, तब तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। आपके पास ड्राउट रेसिस्टेंट प्लांट बन जाएगा, आपका जो पौधा होगा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इत्यादि इत्यादि। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं ग्लोबल वार्मिंग के, लेकिन उसकी लिमिट है कि 1 से 2 डिग्री ही ग्लोबल टेम्परेचर बढ़े। लेकिन मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी के ऑब्जर्वेशन से ये सीधी सीधी बात आपको पता चल गई है, ऐसा नहीं हो पाएगा, या अगर ऐसा करना है तो हमें कई सारे मिटिगेशन मेजर्स अपनाने होंगे। मैंने पिछली बार क्लास में आपको मिटिगेशन मेजर और एडेप्टेशन के बारे में बताया है। इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स एंड हाउ दीज नेगेटिव इम्पैक्ट विल अफेक्ट आवर इकोनॉमी एज वेल एज आवर सोसाइटी। तो नेगेटिव इम्पैक्ट में सबसे पहला है बच्चों कि there will be rise in temperature। पहला है नेगेटिव इम्पैक्ट में राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर से क्या होगा? 2 चीजें होंगी। एक तो होगा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। कभी भी टेम्परेचर बढ़ता है बच्चों तो सब्सटेंस का गुण है कि उसके बीच में जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है और वो एक्सपैंड करने लगते हैं। इससे जुड़ा सवाल आपको स्टेट पीसेस वगैरह में पूछा जाता है कि रेल की पटरियों के बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है? क्योंकि गर्मियों में रेल की पटरियां बढ़ती हैं, लोहा बढ़ता है, वो जगह ऑक्युपाई कर लेता। अगर वो जगह न छोड़ी गई होती तो रेल की पटरियां टेढ़ी हो जाती। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर होगा तो वाटर की जो स्थिति यहाँ पे थी, ये वाटर थर्मल एक्सपेंशन के कारण एक नई ऊंचाई गेन करेगा, वो स्थिति यहां पहुंच जाएगी मान लीजिए। दिस इज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। सेकेंड वन, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। पोलर आइस मेल्ट होगा तो पानी जाएगा कहां? फर्दर इसी टब में आएगा, यानी हमारे 71% जो वाटर बॉडी हैं उन्हीं में आएगा। और जब पोलर आइस से पानी आएगा बच्चों तो ऑब्वियसली ये सी लेवल जो है ऊपर जाएगा। तो ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर सी लेवल विल राइज, ये सी लेवल राइज हो जाएगा। और कहा जाता है कि 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जिस समय पहुंचेगा उस समय जो सी लेवल राइज होगा उससे बहुत सारे कोस्टल कंट्री डूब जाएंगे। तो ये राइज इन सी लेवल this water will encroach the land एरिया में ये वाटर चला आएगा और यहीं से सबसे बड़ी समस्या शुरू होने वाली है। इसकी चर्चा भी हम लोगों ने की थी। सी लेवल राइज होगा 21वीं सदी तक लगभग 1 मीटर के आसपास सी लेवल बदलेगा। मोर प्रिसाइजली इट इज 0.88 मीटर, 88 सेंटीमीटर का सी लेवल राइज होगा। और इस 88 सेंटीमीटर के सी लेवल राइज से कई सारे देश हैं जो पानी के अंदर समा जाएंगे, हर जगह पानी चला जाएगा। अच्छा, जब सी लेवल राइज हो जाएगा बच्चों तो
क्या क्या समस्याएं आएंगी और यहीं से समस्याएं शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ी चीज़ की जो क्रॉप यील्ड और क्रॉप पैटर्न है, एग्रीकल्चर जो उस पर्टिकुलर रीजन का होगा वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ का एग्रीकल्चर, भाई ज़मीन रही नहीं तो एग्रीकल्चर कहाँ करेंगे, एग्रीकल्चर नहीं होगा। इंडस्ट्री, आप ही बताइए, इंडस्ट्री नहीं होगी। यहाँ पे बाकी जो टूरिज़्म या बाकी जो इकॉनमी थी वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। दैट मीन्स टोटल डिवास्टेशन ऑफ दैट वेरी कोस्टल एरिया। जितने भी कोस्टल एरिया हैं वहाँ पे इस तरह के डिवास्टेशन होंगे, और इस डिवास्टेशन के बाद माइग्रेशन होगा। और ये माइग्रेशन कहाँ आएगा बच्चों, जहाँ पे ऑलरेडी भीड़ खूब सारी है, ये वहाँ ओवर क्राउडिंग करेगा। और ओवर क्राउडिंग के बाद जो स्थितियाँ होती हैं, आप सभी उससे सोशल इश्यूज़ में परिचित हो। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं हम स्लम एरिया में जा कर के देख सकते हैं। सो व्हाट एवर द स्लम्स ऑफ टुडे विल बी द मेगा सिटीज ऑफ टुमारो। उल्टा हो गया, जो आज स्लम की स्थिति है वही हमारे मेगा सिटीज की कल हो जाएगी। हर जगह क्राउडिंग बढ़ जाएगी, लैक ऑफ रिसोर्स, जिसको हम स्कैरसिटी कहते हैं, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स, एंड दैट स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स विल लीड टू कंपटीशन, and competition may lead to civil war, ethnic war, criminal activities, malnutrition, hunger, poverty, unemployment, and so on so forth. So you can connect your environment, your society as well as your economy अपने इस impact को आप देख सकते हैं। These are the negative impact of global warming। ठीक है बच्चों, जो पुअरेस्ट कंट्री हैं, पुअरर कंट्री हैं, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगी, याद रखिएगा। ये थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी थी जिसने ये बात कही थी। जो बातें मैं आपसे लिख रहा हूँ, आप इसको आप लिख सकते हैं आप यहाँ पे, लेट मी राइट इट। थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी, थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी ये बता रहा है जो अभी हम लोगों ने बात की। और मोस्ट अफेक्टेड जो कंट्री होंगी वो पुअरेस्ट कंट्री होंगी, पुअरेस्ट कोस्टल कंट्रीज। पुअरेस्ट कोस्टल कंट्रीज विल बी मैसिवली अफेक्टेड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट आईपीसीसी ने बताया है कि साउथ एशिया लूज मेनी रीजन, जो साउथ एशियन कंट्री हैं, साउथ एशियन कंट्रीज विल लूज मोस्ट ऑफ द रीजन। नोट कर लीजिए इन सबको, मोस्ट ऑफ द रीजन famous for rice production, maize production, and millet production। ठीक है, सो साउथ एशियन कंट्री जो होंगी वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री होंगी, ऐसा थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ आईसीसी का कहना है। दिस इज़ वन, दिस इज़ द सेकेंड। चौथी बात बहुत ही अजीब सी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार भी है, और इसको आप शायद सोच ना पाए, मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी। फोर्थ थिंग कि जो हायर लैटिट्यूड कंट्री हैं,
हायर लैटिट्यूड कंट्री would have more land, more agriculture land. Will have, don't would have, will have more agricultural land. Why? Because thawing of snow will open new land for agriculture. Thawing of snow will open new land for agriculture. जो भी बर्फ होगी वो पिघलेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, रिट्रीट होंगे, और जो स्नो लाइन है वो और नॉर्थ को मूव करेगी, ढेर सारा लैंड खुलेगा, बट ऑन विच कॉस्ट? कोस्टल कंट्री बर्बाद होंगी उस पे. तो इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अचीवमेंट, बट एक कंडीशन है जिसको हम शायद ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट में न देख पाएँ. हमें लगेगा कि ये अजीब सा ये स्टेटमेंट है. अगर आप नहीं जानते होते तो शायद आपको भी यही लगता. मैंने भी जब पहली बार पढ़ा तो मुझे भी अजीब लगा कि ऐसा क्या, बट दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड कि वहाँ पे जब बर्फ़ पिघलेगी बच्चों, स्नो क्लैडेड जो लैंड है वो एक्सपोज होंगी ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, तो वो नए लैंड के रूप में यूटिलाइज की जा सकती हैं. बट द कॉस्ट ऑफ दैट न्यू लैंड इज़ इनॉर्मसली हाई. जहाँ कहीं भी ये दिक्कत आ रही है उनकी स्थिति आप देख रहे हैं. पांचवी बात कहता है ये रिपोर्ट की जो क्रॉप यील्ड है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी, और उसका कारण इरेटिक रेनफॉल होगा. इरेटिक रेनफॉल कहने का मतलब ये है कि जो क्रॉप यील्ड क्रॉप पैटर्न के डिस्टर्ब होने से होगी. क्रॉप पैटर्न डिस्टर्ब होगा, ऐसा हम देख भी रहे हैं. आज की डेट में देखें आप तो जहां खूब बारिश होनी थी वहां बारिश हो रही है अथवा कम हो रही है, लेकिन जहां बारिश नहीं होनी थी वहां खूब बारिश हो रही है. जैसे कि जयपुर में थार के मरुस्थल में बारिश होने लगी है. ये साइन है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का. क्रॉप यील्ड डिस्टर्ब होगी क्रॉप पैटर्न से. अब जैसे मान लीजिए कि यूपी में हम धान और गेहूं बोते थे, यूपी में कम बारिश होने लगे और थार के मरुस्थलों में बारिश होने लगे. वहाँ का जो क्रॉप पैटर्न है जो कई साल से चला आ रहा है उसको बदलने में और यहाँ के क्रॉप पैटर्न को बदलने में एक समय लगेगा, उसको अडेप्ट करने में, और तब तक हम फूड सिक्योरिटी के लिए सफ़र कर रहे होंगे. तो क्रॉप पैटर्न क्रॉप यील्ड दोनों प्रभावित होगी बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ फार्मिंग, यू कैन से शिफ्टिंग ऑफ टाइमिंग ऑफ रेनफॉल एंड शिफ्टिंग ऑफ फार्मिंग हैबिट्स. यू कैन से कि फार्मिंग की जो हैबिट है जो बनी आई है वो शिफ्ट होगी, और शिफ्टिंग ऑफ टाइमिंग ऑफ रेनफॉल के कारण इसको चेंज करना होगा. तो इंडिया विल सफ़र. वाई इंडिया विल सफ़र? बिकॉज ऑफ रेन फेड एग्रीकल्चर. भारत में आज भी रेन फेड एग्रीकल्चर का बोलबाला है, इसलिए इंडिया विल सफ़र ड्यू टू ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर. तो इंडिया स्पेसिफिक है तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लें कि वाई आवर एग्रीकल्चर विल सफ़र. इंडिया हैज़ रेन फेड एग्रीकल्चर. इंडिया हैज़ रेन फेड एग्रीकल्चर. तो जब रेन इरेटिक होगा तो क्या होगा बच्चे? रेन इरेटिक है तो एग्रीकल्चर पैटर्न डिस्टर्ब होंगे. एग्रीकल्चर पैटर्न विल बी आल्टर्ड. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नटशेल में हमने देखी. अब आइए हम लोग ज़रा बात करें इंडिया स्पेसिफिक, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग से इंडिया में क्या बात होगा, क्या क्या समस्याएं आएंगी. तो सबसे पहला कि रेनफेड एग्रीकल्चर होने के कारण हमारा एग्रीकल्चर एडवर्सली अफेक्ट होगा, क्योंकि पैटर्न ऑफ रेनफॉल चेंज हो रहा है. तो ड्यू टू चेंज इन रेनफॉल पैटर्न आवर एग्रीकल्चर विल बी डीपली मीन्स अफेक्टेड.
एरिया यू कैन से। इसके बाद जो सेमी एरिड रीजन है, थोड़ी खुशी की बात है इनके लिए, सेमी एरिड रीजन में वी आर गोइंग टू हैव हायर रेनफॉल। वेस्टर्न इंडिया जो है हमारा, हायर रेनफॉल यहां हो सकता है। क्यों हायर रेनफॉल बढ़ क्यों रहा है प्यारे बच्चों? जब एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है, आपके पास कारण भी समझ में आने चाहिए, क्योंकि कभी कभी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाए कि ड्यू टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और ड्यू टू राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर वेस्टर्न इंडिया विल रिसीव हायर रेनफॉल, रीजन दे दे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज राइज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या ये सही है? असर्शन सही है? रीजन सही है? यस इंडीड। तो आपको जानना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड इट। तो केवल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे ही नहीं रुकेंगे, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी डेटा को भी यूपीएससी पूछ रही है। तो सेमी एरिड रीजन में हायर रेनफॉल इसलिए है कि एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया। एवरेज टेम्परेचर बढ़ने से जो वाटर वेपर है वो अधिक बनेंगे। वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में इनका अमाउंट अधिक हो जाएगा, यानी एटमॉस्फेयर का हैज मोर वाटर, दैट मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर विल बी इंक्रीज। ये सारे शब्द एक दूसरे से कोरिलेट कर लीजिएगा, ध्यान रखिए, आपको इसी में अटका करके प्रश्न पूछ सकता है स्टेटमेंट वाइज। सो एवरेज टेम्परेचर राइज विल रिजल्ट इन rise in water holding capacity of atmosphere, and that's why so much of rainfall will be there, and the rainfall pattern will be erratic. It will be different from previous rainfall pattern, and due to this erratic rainfall pattern Indian agriculture will extensively affected. Are you getting this? तो ये तो बात हुई इंडियन एग्रीकल्चर के अफेक्ट होने की। अच्छा, राइज इन सी लेवल, अब जरा इसकी बात कर लें और स्टेट वाइज हम लोग बात करेंगे। अब राइज इन सी लेवल, राइज इन सी लेवल होने से वी आर गोइंग टू हैव कोस्टल स्टेट। इंडिया में कोस्टल स्टेट, यहाँ पे गुजरात, दिस इज गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे क्या हैं बच्चों? कोस्टल स्टेट हैं। आप सबको जानते हैं, मैप में आप देख रहे हैं, यहाँ पे गोवा है। सो मोस्ट अफेक्टेड स्टेट में नंबर 1 पे गोवा आएगा, गोवा फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड देन गुजरात। आपके मन में ये आना चाहिए कि वाई गोवा विल बी द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट ड्यू टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। वाई? बिकॉज गोवा की जो इकॉनमी है, ध्यान दीजिएगा, गोवन इकॉनमी इज रिलेटेड विथ टूरिज्म, और वहां पे जो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उसके आधार पे ये चलती है गोवा की इकॉनमी। टूरिज्म तो सीधे सीधे खत्म हो जाएगा। गोवा में पानी अंदर तक घुस जाएगा, लैंड एरिया जो उसके लैंड रिसोर्सेस हैं वो जियोपार्डाइज हो जाएंगे, टोटल जियोपार्डाइज हो जाएंगे। तो गोवा की इकॉनमी, तो गोवा को तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात में काफ़ी एरिया कोस्टल एरिया है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात बड़े स्टेट हैं, बाकी एरिया जो है उनका काफ़ी लंबा चौड़ा है, वहाँ पे वो शिफ्ट कर लेंगे, कोस्टल एरिया ही अफेक्ट होगा, लेकिन गोवा विल बी द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट। ठीक है, वर्स्ट हिट स्टेट गोवा होगा, लूज लार्ज परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल लैंड, और टूरिज्म बेस्ड इकॉनमी होने के नाते ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाएगा। तो नंबर 1 पे गोवा है। एक्सेस सी वाटर परकोलेशन अगर हो जाएगा किसी भी स्टेट में, क्या क्या समस्याएं आएंगी ये आप देख लीजिए। अगर एक्स्ट्रा सी वाटर आ गया, ग्राउंड वाटर से मिल जाएगा प्लस ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर क्या पीने योग्य रह जाएगा? सो पोर्टेबल वाटर यानी पीने के योग्य पानी आपके पास नहीं रह जाएगा। ये चाहे गोवा हो, महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, पानी पीने योग्य आपको नहीं मिलेगा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो पीने योग्य पानी ग्लोबल वार्मिंग से क्यों नहीं मिलेगा? रीजन है एक्सेस ऑफ सी वाटर विल परकोलेट ग्राउंड वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट कंटामिनेटेड। और ग्राउंड वाटर जो फ्रेश वाटर होगा ग्राउंड पे, दैट विल बी ब्लेंडेड बाय सी वाटर। सो
प्रॉस एंड कॉन्स समझते रहिए। ग्लोबल वार्मिंग से पेयजल संकट क्यों होगा, कारण मैंने बता दिया है, और उसको आप लार्जर पिक्चर उसकी आप देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा बच्चों, छोटी छोटी बात पे आपसे प्रश्न पूछ देता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर विल बी जियोपार्डाइज्ड व्हेन देयर विल बी ग्लोबल सी लेवल चेंज। ठीक है, तो ग्लोबल सी लेवल चेंज से और क्या समस्याएं आ रही हैं, मैंने आपको बताया कि देयर विल बी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन्स। साइक्लोन्स, ये रहा इंडिया, ये रहा ओडिशा। ठीक है बच्चों, इनसे पूछो क्या हाल होने वाला है। ये कहेंगे भाई आपने ग्लोबल टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड बनाया, यहाँ भी हाई टेम्परेचर होगा, और जब हाई टेम्परेचर होता है तो वो तुरंत क्रिएट करता है लो प्रेशर, और जब कभी ट्रॉपिक्स पे लो प्रेशर जोन समंदर पे क्रिएट हो जाए तो वहीं बन जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। खतरनाक होता है बच्चों ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये मूव करता है हॉरिजेंटली और वर्ल बनता है पानी हवाओं का, जिससे बारिश होती है, और जब ये स्ट्राइक करेगा तो उड़ीसा से सबसे पहले हालचाल पूछेगा, सबसे ज़्यादा हालचाल होगा। तो साइक्लोन क्यों एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में साइक्लोन है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका जब बढ़ेगा तो लो प्रेशर एरिया बहुत प्रिवेलेंटली बनेंगे इंडिया बे ऑफ बंगाल में, और ये हमेशा उड़ीसा को स्ट्राइक करेंगे। सो उड़ीसा इज गोइंग टू बी द most cyclone prone state, worst cyclone prone state in case of global warming. Apart from these cyclone, you are going to have extreme weather condition like लू। नॉर्थ इंडिया में लोकल विंड है लू, जिसको आप हीट वेव के नाम से भी जानते हैं। हीट वेव्स भी खूब बढ़ेंगी, लू बढ़ेगी, हीट वेव्स बढ़ेंगी, मोर लाइफ लॉस, मोर कैटल लॉस एट्सेट्रा। इसके अलावा बच्चों लाइट, आकाश की बिजली जो होती है, लाइटनिंग के जो इंस्टेंसेस हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। आपने इसी साल देखे होंगे बिहार में काफ़ी लोग मारे गए हैं आकाश की बिजली से, इसके भी नंबर्स बढ़ेंगे। वाई? बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम हिली एरिया में चलें बच्चों, अगर हम हिली एरिया में चलें तो हिल्स पे हिमालय की बात कर लेते हैं थोड़ा। ये हैं चोटियाँ, और चोटियों में ये स्नो क्लैडेड हैं, इनमें बर्फ़ जमी हुई है, और नीचे यहाँ पे घर बने हुए हैं, लोग रहते हैं बड़े आराम से। अब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कर भी रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, ग्लेशिएटेड लेक्स बनेंगी। ये ग्लेशियर है, और ये ग्लेशियर पिघलेंगे तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन पहाड़ों पे होगा, वहाँ पे ये ग्लेशिएटेड लेक बनेंगी, कई सारी ग्लेशिएटेड लेक बनेंगी यहाँ। इनको क्या कहेंगे, ग्लेशियर लेक। ऐसी लेक्स जो ग्लेशियर से भर गई। अब ग्लेशियर लेक बनी तो कुछ समय तक तो ये भरती रहेंगी, लेकिन इनकी भी एक लिमिट होगी, और जब ये लिमिट क्रॉस होगी तो यहाँ हो जाएगा आउटबर्स्ट। ये आउटबर्स्ट होगा तो यहाँ हो जाएगा फ्लड, जैसे केदारनाथ में हुआ था। केदारनाथ में तो चलिए बादल फटा था, बट ग्लेशियर लेक्स खूब सारी बनेंगी, खास तौर से सेंट्रल हिमालयन रीजन में। या ईस्टर्न हिमालयन रीजन में यहाँ ग्लेशिएटेड लेक्स बनेंगी, एंड दैट ग्लेशिएटेड लेक्स will impose a kind of tension to all the valley dwellers. There will be a kind of catastrophic flood any time जब ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो जाए। तो क्या ये सारे टर्म याद रखिएगा कि क्या ग्लोबल वार्मिंग विल लीड टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट? तो आंसर है हाँ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। अब इसमें ये एसर्सन रीजन दे सकता है, इसमें ये
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट दे सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये हम लोग बात कर रहे हैं पहाड़ी इलाकों की, जहाँ पे स्नो क्लैडेड पीक्स हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के बाद स्थितियाँ क्या बन सकती हैं उसकी चर्चा हुई। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब ज़रा हम लोग अपने इंडो गैंजेटिक प्लेन में चलते हैं कि वहाँ क्या स्थिति होगी। तो लेट्स टॉक अबाउट इंडो गैंजेटिक प्लेन। आप जब इंडो गैंजेटिक प्लेन में पहुँचते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक बहुत बड़ा स्ट्रेच बच्चों, जो कि प्लेन एरिया है, फुल ऑफ एलुवियल सॉइल एंड वेल इरिगेटेड बाय मैसिव रिवर्स। और यहाँ पे 75 जो जनता है, 75% जनता रिलाई ऑन और दे डू एग्रीकल्चर। अब आप क्या कर रहे हो, आप कर दे रहे हो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग करोगे तो हिमालयन रिवर से उनकी हालत पूछना। हिमालयन रिवर विल हैव मोर वाटर। वाई? बिकॉज रेनफॉल खूब सारा होगा, ग्लेशियर भी पिघलेंगे। तो जब वो कंडीशन होगी बारिश वाली तो खूब पानी होगा, यहाँ फ्लड से मारोगे आप। फ्लड से यहाँ के एग्रीकल्चर को डिस्टर्ब किया, 75% जनसंख्या इन्वॉल्व है। ग्लेशियर वाले पानी से भी आप मारोगे। और जब समर सीजन होगा, समर सीजन में यहाँ पानी खत्म हो जाएगा। सो इन बोथ ऑफ द केस यू आर गोइंग टू हैव एक्सट्रीम कंडीशन हियर। और एक्सट्रीम टू विच पीपल? एक्सट्रीम कंडीशन फॉर दोज हु आर रिलाइंग ऑन एग्रीकल्चर, जिनका सस्टेनेंस एग्रीकल्चर है। 75% जनसंख्या आप इमेजिन कर लो, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और पंजाब, हरियाणा, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश, ये जो क्षेत्र है यहाँ कितनी जनसंख्या निवास करती है। और इतनी जनसंख्या में 75% जनसंख्या केवल कृषि पे आधारित है, इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। उनकी फेट को आप जो है कैसे डिसाइड करोगे? ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, इंडिया स्पेसिफिक नेगेटिव इम्पैक्ट। ये दुनिया भर में होंगे, बट हमें इंडिया स्पेसिफिक तैयार रखना है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। सो क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अस। क्लाइमेट चेंज का हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा? क्लाइमेट चेंज एंड आवर हेल्थ, अगर इस पे बात करें हम, एंड आवर हेल्थ, तो यहाँ भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको रिलेट कर सकते हैं, मैं उसको इशारा कर दूंगा। क्लाइमेट चेंज और हेल्थ से जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो बढ़ेंगी। वाई? क्योंकि जहां कहीं भी ओवरक्राउडिंग होगी, अनहाइजीनिक कंडीशन होगी। अनहाइजीनिक कंडीशन बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब कुछ बढ़ाएगा बच्चों। साथ ही साथ जहां कहीं भी ग्लोबल वार्मिंग होगी, अगर ज़्यादा पानी बरसा तो वहां सीवेज जो वाटर है, इट विल बी ऑन रोड, सीवेज ऑन रोड। और सीवेज ऑन रोड है तो दैट विल ऑल्सो इंक्रीज कम्युनिकेबल डिजीज लाइक टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, मलेरिया, कॉलेरा, डायरिया, फाइलेरिया, भाई मच्छर वगैरह होंगे तो सारे, फाइलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, ये सारी डिजीज होंगी। अपार्ट फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें जो है नेगेटिव इम्पैक्ट में आप ग्लोबल वार्मिंग के समझ सकते हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ग्लोबल वार्मिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट आप समझे होंगे, और यहाँ से संबंधित कोई भी सवाल होगा तो आप उसको करने में समर्थ होंगे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे।